अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 एंड 9। आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। नया चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 2 है केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, आज से नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यानी चैप्टर काफ़ी लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है पेपर्स के हवाले से, क्योंकि बहुत से इस चैप्टर में नुमाइंदर वगैरह भी हैं, थ्योरीज भी हैं कुछ इम्पोर्टेंट, तो हमें उन सबको देखना है। तो सबसे पहले आप लोग करना है कि आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हवाले से आपको क्या करना है, पेज नंबर 11 से लेकर 13 तक की रीडिंग करनी है। ठीक है, यानी कि पेज नंबर 11, 12 एंड 13 की आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर के हिसाब से कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि कीमियाई मिलाप, यानी कि दो चार केमिकल्स का आपस में जो मिलाप होता है, जो मिलते हैं आपस में, तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है, यानी कि कीमियाई मिलाप। कंजर्वेशन कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ को या फिर हिफाज़त। उसके बाद एक कांस्टेंट यानी कि मुस्तकिल। डेफिनेट का मतलब है यकीनी। मल्टीपल मुरक्कब, दो से ज़्यादा, यानी कि मल्टीपल किसी कहते हैं हम दो हो या फिर दो से ज़्यादा, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 8, 10 इस तरीके से हो तो मुरक्कब कहलाते हैं। रेसिप्रोकल यानी कि उलट को कहते हैं मुतबादिला, यानी कि उलट रास्ता। प्रोपोर्शन हम हिस्से को कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का हिस्सा। क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना। और रिएक्शन कहते हैं हम रद्द अमल को। ठीक है, ये थे हमारे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। अब हम आते हैं हमारे लेक्चर पर। आज के लेक्चर का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है राइट द नेम्स ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या करना है, केमिकल कॉम्बिनेशन जो कानून है उसके लॉ के नाम लिखने हैं, यानी कि उस कानून में कितने लॉ हैं उन सबके नाम लिखते हैं। अभी हम इसमें नाम लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे उन सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो हमने सबसे पहले हेडिंग डाली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज। अब हमने लिखा फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो अब जो हम देख रहे हैं वो क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज है, यानी कि कानून है। सबसे फर्स्ट पर हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। और उसी का सेकंड नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यानी कि ये दोनों नाम एक ही चीज है। अब अगर आपसे इस नाम से पूछा जाए या इस नाम से, तो करना क्या है, आपको ये वाला लॉ लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड, अब ये होते क्या है जब हम इन लॉ को डिफाइन करेंगे, अभी हम सिर्फ इनके नाम देखना है, हम इनको एक एक करके डिफाइन ही करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ नाम के हवाले से देख रहे हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसी का दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमारे क्या है, सेकंड लॉ। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और उसके बाद लास्ट का जो है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये जो हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के ये चारों लॉज हैं। ठीक है, अब हमने अगला जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या किया है, हमने स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी कि जो पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मैटर का जो है आपको स्टेट करना है। स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी कि उसका क्या लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखना है उसका, यानी कि उसके बारे में लिखना है। अब हमने हेडिंग डाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यानी कि हमने दोनों नाम डाल दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी, फिर उसके बाद और करके हमने क्या डाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है, मास का हो या फिर मैटर है, कैन बी डिफाइंड है। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, अब आपको इस पैरा में पता चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मास इज नेदर बी क्रिएटेड, यानी कि मादा ना तो पैदा किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही फना किया जा सकता है, यानी कि तबाह किया जा सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कीमियाई रद्द अमल, यानी कि कीमियाई तामुल के दौरान। यानी कि आप जैसे कि मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ, यानी कि एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, सही, उसमें मैंने क्या किया, दो केमिकल्स ले लिया, जो क्वांटिटी है जैसे कि 10 ग्राम लिए मैंने, सही। अब क्या है, मैं उसको रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो अब ना तो मैं उसको बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि मैंने 2 लिए 10 और 10 लिए तो ये 20 हो गए। ठीक है, अब मैं उसको ना तो 20 से
25 या 30 कह सकते हो, ना ही 20 से 10 या 15 कर सकते हो। बस क्या उसकी शेप चेंज हो सकती है, जैसे कि 10 ग्राम था, हाँ ये हो सकता है एक 15 ग्राम हो जाए, एक 5 ग्राम हो जाए, या एक 12 हो जाए, एक 8 हो जाए, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि 20 की जगह जो मेरे पास उसका प्रोडक्ट आएगा जो मुझे हासिल होगा वो 25 हो जाए या 50 हो जाए या फिर 10 या 15 हो जाए, तो इस तरीके से नहीं होगा। जो टोटल क्वांटिटी है, जितना मास लिया है आपने, जितना मादा लिया है, उसकी तादाद जो है विथ नहीं रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस सवाल का हमने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट। अब उसके आगे उन्होंने लिखा है एंड आल्सो डिस्क्राइब लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या करेंगे, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। ठीक है क्लास, तो हमने क्या देखा था, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर देख लिया था। उसके बाद हमारे पास सवाल में जो रिमेनिंग हिस्सा रह गया था, एंड डिस्क्राइब द एंड आल्सो डिस्क्राइब लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, ये हमारा सवाल का रिमेनिंग हिस्सा रह गया था। तो अब हम वो वाला रिमेनिंग हिस्सा कर रहे हैं अपना। अब क्या है, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन, यानी कि लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर उसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन, यानी कि प्रैक्टिकल की मदद से हम साबित कर। जैसे हमने जो लॉ है, लॉ में पढ़ा था हमने कि मादा ना तो पैदा हो सकता है और ना ही फना हो सकता है, पर उसकी शेप चेंज हो सकती है। जैसे मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि अगर हम दो रिएक्टेंट ले रहे हैं, दोनों 10-10 ग्राम के, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका जो, जैसे कि ये दो, ये मैंने 10 ग्राम लिया, ये 10 ग्राम, अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, या तो टोटल हमारे पास 20 ग्राम ही होगा। अब किस तरीके से अगर ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 15 है तो ये क्या हो जाएगा 5। पर ऐसा नहीं होगा कि इधर 20 है तो इधर 25 आ जाएगा या 15, इस तरीके से नहीं होगा। तो इसी मिसाल को जो है हम अपने इस प्रैक्टिकल की मदद से प्रूव करेंगे, यानी कि लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट की मदद से जो है हम इसको प्रूव करेंगे। अब क्या है हमारे पास, जर्मन केमिस्ट, आपको पता है ये कौन से थे, एक जर्मन केमिस्ट थे, यानी कि जर्मनी साइंसदान थे, एच लैंडोल्ट इनका नाम था। टू एच शेप ट्यूब, यानी कि इन्होंने क्या ली थी, एक एच शक्ल की टेस्ट ट्यूब ली थी, ये दिख रही है आपको, एच शक्ल की ट्यूब ली थी इन्होंने, एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर यानी कि तस्वीर में दिखाया गया है, एंड फिल्ड द टू लिम्स। अब उससे पहले हम क्या देख लेते, कुछ मीनिंग देख लेते हैं हम। वहां पर हमने लिखी हुई भी है लिम्स वगैरह की, क्या है हमारे पास, लिम्ब कहते हैं हिस्सा, जिस तरीके से ये चीज डाली है तो ये क्या इसका हिस्सा है, ये लिम्ब है। अब फिंगर टाइप होती है ये। उसके बाद क्या है, सील, सील का मतलब होता है बंद, यानी कि बिल्कुल बंद करना। एस्केप का निकलना या फरार होना, यानी कि किसी जगह से किसी चीज का निकलना, इनिशियली इब्तदाई तौर पर, और इंटरमिक्स आपस में मिलना। तो जिसकी वजह से हमें लिम्ब का मतलब क्या पता, एंड फिल द टू लिम्स ए एंड बी, और फिर उन्होंने जो फिगर में आपको दिख रहा होगा लिम्ब ए और लिम्ब बी, इन्होंने क्या किया, इन दोनों लिम्ब को यानी कि दोनों सिरे, दोनों हिस्सों को जो है फिल किया, यानी कि भरा विद सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का जो शॉर्ट नेम होता है, केमिकल फार्मूला होता है, क्या होता है, AgNO3 इन लिम्ब ए, यानी कि लिम्ब ए जो है उन्होंने इसमें कौन सा केमिकल लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, यानी कि AgNO3 लिया, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ये इसका केमिकल नेम और ये इसका फार्मूला होगा, यानी कि सिंबल होगा इन लिम्ब बी। और लिम्ब बी में उन्होंने कौन सा लिया, HCl। मैंने यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया भी है, लिम्ब ए में उन्होंने AgNO3 लिया, उसके बाद लिम्ब बी में उन्होंने क्या लिया, HCl लिया। The tube was sealed, फिर जब उन्होंने, जैसे कि ये जो है ना यहाँ से पहले खुली हुई थी, ठीक है, ये ट्यूब खुली हुई थी, इन्होंने जब दोनों में सॉल्यूशन ले लिया, फिर क्या किया, यहाँ से जो है इसको सील कर दिया, यानी कि बिल्कुल पैक कर दिया, so that the material could not escape outside, यानी कि इसलिए किया कि जो मटेरियल है बाहर ना निकल सके इसमें से, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको सील कर दिया। The tube was wet initially in a vertical position, यानी कि जिस तरीके से रखा हुआ इन्होंने क्या किया, इसी पोजीशन में इसको वेट किया, यानी कि इसका वजन किया, इसको तोला कि कितना है, यानी कि इसी तरीके से, क्यों इस तरीके से क्यों किया इन्होंने, ताकि ये मिक्स ना हो। अगर हम इसको थोड़ा सा भी, अगर ये चीज ऐसे मैं इसको यूं करूं या यूं करूं तो क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा। उन्हें मिक्स नहीं करना था, तो जिस शक्ल में ये रखा हुआ था इस तरीके से इन्होंने इसी को उठा के इसका वजन किया, so that the solution not intermix with each other, यानी कि आपस में मिले ना। The reactant were mixed by inverting and shaking the tube, यानी कि जब इन्होंने वजन कर लिया, इन्होंने क्या देखा, समथिंग एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने क्या देखा कि 50 ग्राम जो इसका टोटल वजन आ रहा है,
ठीक है। इन्होंने क्या बोला 50 ग्राम का इसका टोटल वजन आ रहा है। फिर जब इन्होंने वजन कर लिया उन्होंने क्या किया, अब ये मेरे पास ट्यूब है, इन्होंने इसको क्या किया उल्टा भी किया, इस तरीके से शेक भी किया। इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है ना इन्वर्टिंग एंड शेकिंग, यानी कि उल्टा 2-3 दफा उलट किया, इसको शेक किया, हिलाया द ट्यूब को। द ट्यूब वाज सील्ड आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग के बाद क्या हो गई वो सील की थी, क्योंकि पहले सील थी। यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा ये चीज खुली भी है आपस में, तो हमें उसको मिक्स करने के लिए इसकी सील हटाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे आपस में करेंगे तो ये केमिकल यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ होके मिक्स हो जाएगा। ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ये देखा, ये मुशाहिदा किया, वेट रिमेन्स सेम, यानी कि जो वजन था वो एक जैसा रहा। जैसे कि अगर बिना मिक्स करे जो पहले 50 ग्राम था, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, जरूरी नहीं है 50 ग्राम ही हो, मैंने मिसाल के तौर पे बताया। अगर रिएक्शन यानी कि मिलाने से पहले 50 ग्राम था, तो इन्होंने जब देखा मिलाने के बाद भी वो क्या रहा 50 ग्राम ही रहा। यानी कि अब जैसे कि इन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो इन्होंने क्या किया, इसको ये इनका 25 ग्राम था, ये इन्होंने ये भी 25 ग्राम दिया, ठीक है। AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक। अब ये क्या रिएक्शन से पहले यानी कि जब ये मिक्स नहीं हुआ था, ये वो वाली इक्वेशन थी। फिर जब इसको मिक्स किया, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि रिएक्शन होगा, ये हमारे पास क्या कहलाता है रिएक्टेंट, यानी कि जब रिएक्शन हो रहा है ये हमारे पास क्या कहलाता है प्रोडक्ट। अब हम इसका नाम भी लिख देते हैं, ठीक है। इस साइड वाला हमारे पास रिएक्टेंट कहलाता है और ये एरो जिस तरफ वो साइड हमारे पास क्या कहलाती है प्रोडक्ट कहलाती है, ठीक है। ये हमारे बैलेंस इक्वेशन जब करेंगे तो और ज्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब क्या ये हमारे पास क्या है, मिक्स करने से पहले क्या था, ये जब इन्होंने मिक्स किया तो अब आप देखिए क्या हुआ, Ag के साथ NO3 था और HCl के साथ ये था, तो हुआ क्या, Ag के साथ जो है Cl आ गया और H के साथ क्या आ गया NO3 आ गया, यानी कि ये क्या हुआ आपस में इंटरमिक्स हो गए ये एक दूसरे के साथ। ये रहे कितने, जैसे कितने थे हमारे पास, अगर हम देखें कैपिटल के साथ स्मॉल आ रहा है यानी कि ये 1 काउंट होगा, सही है। एक रिएक्टेंट कैपिटल है 2 3 4, अब ये इसके साथ स्मॉल आ रहा है ये 5, यानी कि रिएक्टेंट से पहले कितने केमिकल थे हमारे पास 5 थे, पर सब्सटेंसेस कितने 2 सब्सटेंसेस है। यानी कि मैं आपको सिर्फ एलिमेंट बता रहा हूँ कि एक सिल्वर था, एक नाइट्रेट था, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोराइड। अब हमने जब रिएक्शन के बाद देखा तो जब भी हमारे पास 5 ही होने चाहिए, Ag यानी कि 1, Cl यानी कि 2 हो गए, H3N4O5, यानी कि पहले भी हमारे पास 5 थे, बाद में भी हमारे पास क्या हुआ 5 हुए, बस क्या हुआ उसकी शेप चेंज हो गई। पहले सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो फिर बाद में क्या बना सिल्वर क्लोराइड और हाइड्रोजन नाइट्रेट बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने लिखा हो भी, अब ये क्या है व्हाइट प्रिसिपेट, यानी कि जब ये वाला केमिकल बना तो व्हाइट से झाग आ गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकालते तो उसमें क्या होता है ऊपर जो है व्हाइट से झाग आ रहे होते, तो इस तरीके से क्या हुआ जब ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ तो इसमें भी इस तरीके से ऊपर जो है थोड़े थोड़े व्हाइट झाग हो गए। पर कोल्ड ड्रिंक में तो ये होता है एक वक्त होता है वो खत्म हो जाता है, पर इसमें खत्म नहीं हुए क्योंकि ये केमिकल था इसमें वो रहे। तो उन्होंने कंक्लूजन भी दी हुई, यानी कि इसका रिजल्ट दिया हुआ है क्या 10, यानी कि आप ये कह सकते हैं टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस मैंने बताया एलिमेंट तो 5 है पर सब्सटेंस कितने 2, यानी कि सब्सटेंस का जो है टोटल मास है बिफोर द रिएक्शन से पहले इज इक्वल टू द, ये बराबर है किसके टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन के बाद आ रहा है उसके बिल्कुल बराबर है, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। अब हम देखेंगे हमारा आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर, हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो कह रहे हैं स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि जो हमारे पास दूसरा लॉ है लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन का, लॉ नंबर 2 है हमारे पास कांस्टेंट कंपोजिशन, इसका स्टेटमेंट लिखना है यानी कि इसकी वजाहत लिखनी है एंड एक्सप्लेन इट, और इसको फिर बयान करना है विद द हेल्प ऑफ बर्ज़ेलियस एक्सपेरिमेंट, यानी कि बर्ज़ेलियस के तजुर्बे की मदद से इसको क्या करना है बयान करना है, इसको वजाहत करनी है। अब हमने क्या लिखा, सबसे पहले तो इसकी हेडिंग डाली हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि मुस्तकिल
अब क्या है, पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, सैंपल यानी कि नमूना। उसके बाद अगला क्या है, कंपाउंड यानी कि मुरक्कब, यानी कि दो तीन चीजों का मिलना, दो तीन एलिमेंट का मिलना, यानी कि दो तीन केमिकल का मिलके एक केमिकल बनाना, वो कंपाउंड कहलाता है। वेरियस कई, कंपोजिशन मिलाप, और एक्सिस यानी कि इजाफी। अब हमारे पास हेडिंग क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यानी कि मुस्तकिल इजाफी लॉ। अब वैसे इन लॉ के जो उर्दू में नाम नहीं होते, मीनिंग के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि जो हमारे पास वर्डिंग है उसके हिसाब से देख लेते हैं, वरना आप उर्दू की बुक में देखें तो बहुत डिफिकल्ट नेम होते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, यकीनी हिस्सा। फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन यानी कि एक फिक्स है, एक अमाउंट फिक्स है, वो वाला हिस्सा। अब क्या ये तीनों जो है इसी लॉ के जो है नाम है। अब क्या आप लोग करने क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कैन बी डिफाइन है, यानी कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट कंपोजिशन वाला लॉ, इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने सवाल में कांस्टेंट कंपोजिशन लिखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ भी कांस्टेंट कंपोजिशन लिखा है। अगर मुझसे सवाल में पूछा जाए फिक्स प्रोपोर्शन, तो मैं यहाँ पे फिर कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं लिखूंगा, ठीक है। जो सवाल पूछा जाए आंसर आपको उसी तरीके से देना है। तीनों चीजें हैं आपके पास सेम, पर ज्यादातर जो डिफिकल्ट जो गलतियां बच्चे करते हैं, क्या अगर पूछा इस नाम से जा रहा होता है तो बता रहे इस नाम से, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। करना क्या है, सवाल में आपके पास जो नाम हो, भले आप हेडिंग सारी डाल दें, पर हेडिंग भी सारी ना डालें। जो रियल है उसमें क्या है, जो सवाल में हेडिंग है बस वही वाली हेडिंग डालें और उसी के हवाले से डिफाइन करें। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नया है, तो इसलिए मैंने क्या जितने नाम थे सारे नाम आपको लिख के बता दिए। पर अगर मैं भी आपसे पेपर में पूछूं तो जिस नाम से पूछूं मुझे भी उसी नाम से इसका आंसर चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि ये वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको हम इस तरीके से बयान कर सकते हैं। कैसे, डिफरेंट सैंपल यानी कि मुख्तलिफ नमूने। अब सैंपल्स क्या होता है, चार पांच चीजें, उसमें से थोड़ी सी चीजें लेना, किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, वो हमारे पास नमूना कहलाता है। ऑफ सम कंपाउंड, कुछ कंपाउंड का। अब कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये पीबी है और ये एक केमिकल होगा, ये दूसरा केमिकल होगा, ये दोनों केमिकल जब आपस में मिलेंगे तो ये एक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है, कंपाउंड। अब डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सम कंपाउंड यानी कि मुख्तलिफ नमूने कुछ कंपाउंड के, कुछ मुरक्कब के, ठीक है। ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, उनमें जो है हमेशा सेम एलिमेंट होता है। एलिमेंट जैसे कि मैंने ये बताया, अगर सिंगल चीज हो, अब कैपिटल के साथ जब भी स्मॉल आएगा तो वो एक ही कहलाएगा। ये नहीं कि ये पी एक है बी एक है, ये नहीं, ये दोनों एक ही कहलाएंगे। आप ये नहीं बोलोगे कि एक दो, इस तरीके से नहीं गिनोगे। हाँ, अगर इस तरीके से होता, पी भी कैपिटल होता, बी भी कैपिटल होता, तो फिर ये क्या होते हैं, दो एलिमेंट हो जाते। पर जब भी कैपिटल के साथ स्मॉल होगा तो वो एक ही एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एन है, अब ये आपके पास क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट होगा या दो। कैपिटल के साथ स्मॉल आ रहा है यानी कि ये एक होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं एन ए, तो ये दो हो जाएंगे, ठीक है। ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, यानी कि जो कुछ कंपाउंड होते हैं उनमें जो है हमेशा सेम एलिमेंट होते हैं, यानी कि सेम चीजें होती हैं। कंबाइंड टुगेदर, जब वो आपस में मिलते हैं, इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि एक जैसे हिस्से से मिलते हैं। बाय मास, यानी कि उनका मास का जो हिस्सा होता है वो सेम होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ईदी पर कुछ रिश्तेदार आते हैं, अब आप 5 बहन भाई हैं, वो क्या करते हैं, आपको 500 रुपए ईदी दे दी, सही है। वो कहा कि पांचों भाई बहन जो है आपस में बांट लो, तो आप क्या करोगे, ऐसे लोग, एक को 200 दे दिए, एक को 300 दे दिए, इस तरीके से नहीं ना। पांचों बहन भाई को बिल्कुल इक्वल अमाउंट होगा, सबको 100 रुपए मिलेंगे। तो इसी तरीके से अब चाहे मैं 3 चीजों के साथ रिएक्शन करूं या 2 चीजों के साथ, जो मेरे पास अमाउंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो फिर वो बच जाएगा, वो मैं अलग से साइड पे लिख दूंगा, उसको मैं यूज नहीं करूंगा। मुझे जितनी की जरूरत है मैं सिर्फ और सिर्फ इतना यूज करूंगा, बाकी जो भी रिमेनिंग होगा उसको हम साइड पे शो कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। अब इसको आपको इन वर्डिंग की मदद से ज्यादा समझ नहीं आया होगा, तो इसलिए हम इस वर्डिंग को जो है प्रैक्टिकल की मदद से देखते हैं, ताकि आपको समझने में जो है इजी। अब क्या उन्होंने सवाल में बोला भी है कि इस स्टेटमेंट को जो है बर्ज़ेलियस के तजुर्बे की मदद से जो है डिफाइन भी करना है। तो हमने हेडिंग डाली
बर्ज़ेलियस एक्सपेरिमेंट यानी कि बर्ज़ेलियस का तजुर्बा या फिर प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन, यानी कि प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन किसकी है, इसकी है प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन, यानी कि प्रैक्टिकल की मदद से इसको हम साबित कर रहे हैं। अब क्या जे बर्ज़ेलियस हमने चैप्टर नंबर 1 में नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट में पढ़ा भी था। जे बर्ज़ेलियस हमारे पास वो है, ये वो वाले साइंटिस्ट है जे बर्ज़ेलियस हीटेड, यानी कि उन्होंने हीट किया 10 ग्राम ऑफ लीड, यानी कि लीड को ये भी एक केमिकल है, इसे हम उर्दू में सीसा बोलते हैं, शीशा नहीं सीसा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास एक केमिकल होता है, बर्ज़ेलियस ने क्या किया, लीड लिया, इसने लीड का जो सैंपल है जो हम डिनोट करते हैं, लीड को किससे करते हैं, पीबी से करते हैं, कितना लिया 10 ग्राम उसने लीड लिया, उसको हीट किया यानी कि उसको गर्म किया विद द वेरियस अमाउंट ऑफ सल्फर, यानी कि किसके साथ हीट किया, सल्फर के मुख्तलिफ अमाउंट के साथ, यानी कि कभी उसने सल्फर 2 ग्राम ले लिया, कभी 10 ग्राम ले लिया, कभी 20 ग्राम ले लिया, इस तरीके से उसने जो है सल्फर के मुख्तलिफ अमाउंट के साथ इसको हीट किया, जैसे सही है। फिर उसके बाद ही गॉट एग्जैक्टली उसने तकरीबन हासिल किया 11.56। अब आप इसको 56 नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद जब भी आते हैं तो उसको अलग अलग पढ़ा जाता है, तो ये 56 पढ़ोगे तो रॉन्ग होगा, क्या पढ़ोगे 11.56, यानी कि उसने जो है लिया, उसने क्या किया 10 ग्राम लीड ही लिया, ठीक है। हर बार उसने लीड 10 ग्राम लिया, पर कभी क्या किया, कभी सल्फर उसने 2 ग्राम ले लिया, कभी 5 ग्राम ले लिया, कभी 10 ग्राम ले लिया, पर उसे हमेशा रिजल्ट क्या मिला 11.56 ग्राम ही मिला उसे हमेशा रिजल्ट, यानी कि उसने चाहे कम लिया या ज्यादा लिया तो उसे रिजल्ट क्या मिला हमेशा 11.56 ग्राम ऑफ लीड सल्फाइड, यानी कि लीड सल्फाइड मिला। लीड सल्फाइड क्यों हुआ, क्योंकि लीड और जब सल्फर आपस में मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा लीड सल्फाइड, जैसे कि लीड और सल्फर आपस में मिले तो क्या बन गया, वो लीड सल्फाइड बन गया है, ठीक है। एंड द एक्सेस ऑफ सल्फर, और जो इजाफी सल्फर था was left over, वो बकाया रह गया, जैसे कि आप इसमें अगर मुझे जरूरत 5 की है तो इसमें 5 बकाया है, तो वो क्या होगा इजाफी होगा, वो मैंने उसको साइड पे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अब इसको हम क्या देखते हैं, एक इक्वेशन की मदद से देखते हैं। उसने क्या किया 10 ग्राम लीड लिया और मुख्तलिफ सैंपल लिए थे सल्फर के, तो पहला सैंपल उसने क्या लिया 1.5 ग्राम ऑफ सल्फर लिया उसने, ठीक है। 1.5 ग्राम ऑफ सल्फर लिया, जब इसने जो है इन दोनों को रिएक्ट करवाया, यानी कि लीड का मतलब Pb और सल्फर यानी कि सही है, गैस का शॉर्ट नेम है, यानी कि इसको हम डोनेट करते हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बना 11.56 ग्राम ऑफ लीड सल्फाइड। अब अगर आप देखो तो हमारे पास इसमें पहला लॉ भी प्रूव हो रहा है, यानी कि मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो हमारे पास प्रोसेस से पहले काउंट जो तादाद होती है, जो मास होता है वही उसके बाद। अब कैसे 10 ग्राम है और 1.56 ग्राम है, अगर हम इनको प्लस करें 10 प्लस 1.56 तो हमारे पास प्लस करने पे क्या आएगा 11.56 आया। तो आप यहाँ देखो वही चीज आ रही है 11.56, यहाँ क्या दो एलिमेंट दिए हुए थे, यानी कि एक लीड और एक सल्फर, पर जब इनका रिएक्शन हुआ, जब मुझे प्रोडक्ट यानी कि जो हासिल हुआ वो क्या सिर्फ एक ही हासिल हुआ, दो एलिमेंट से मिलके क्या बना एक कंपाउंड। ये मेरे पास इनमें से कोई सा भी कंपाउंड नहीं था, ये भी एलिमेंट है ये भी एलिमेंट, क्यों क्योंकि सिंगल सिंगल थे, पर ये मेरे पास क्या हुआ है कंपाउंड हुआ है, क्यों क्योंकि इसमें दो आ रहे हैं, एक और दो, तो ये मेरे पास क्या बन गया है कंपाउंड। दो एलिमेंट की मदद से मुझे क्या मिला एक कंपाउंड मिला। उसने 10 ग्राम लीड के साथ क्या लिया पहला सैंपल 1.5 ग्राम ऑफ सल्फर लिया, तो मेरे पास बना क्या 11.56 ग्राम ऑफ लीड सल्फाइड बना, ठीक है। ये इसने पहला सैंपल लिया था। अब इसने यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस अमाउंट, अब इसने बहुत लिए पर हम इतने तो लेके नहीं बता सकते आपको, तो हमने क्या किया सिर्फ दो लिए, एक पहला ये ले लिया और दूसरा भी देख लेते हैं हम। When he used 18 ग्राम ऑफ लीड, जब इसने 18 ग्राम लीड यूज किया, यानी कि पहले उसने क्या किया था 10 ग्राम यूज किया था, अब उसने क्या किया 18 ग्राम यूज किया विद 1.5 ग्राम ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर उसने सेम रखा, सही है। या तो उसने जो है सल्फर जो है सेम रख लिया, यहाँ पर भी क्या लिया था 1.56 ग्राम ही सल्फर लिया था उसने यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कितना लिया 1.5 ग्राम ऑफ सल्फर लिया। He got exactly, इसने फिर वही 11.56 ग्राम ऑफ लीड सल्फाइड हासिल किया इसने,
यानी कि पहले इसने क्या है, ये 18 ये 10 लिया था और ये 1.56, पर इसने ये अब 18 लिया और ये 1.6 लिया, ज्यादा हो गई, ज्यादा बनना चाहिए, पर क्या हुआ, अभी भी हमारे पास वही मिला जो हमारे पास पहले रिएक्शन में था। एंड द 8 ग्राम, क्योंकि यहाँ 10 यूज हो रहा था तो 18 लिया था, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 8 ग्राम रह गया। एंड द 8 ग्राम ऑफ लीड जो बकाया हमारे पास, लीड था 8 ग्राम रिमेन अनयूज्ड, यानी कि वो गैर इस्तेमाल शुदा रह गए, यानी कि उसको हमने साइड पे लिख दिया। किस तरीके से, यहाँ पे उसने जो 10 लिया था, यहाँ पे हमने क्या किया, 18 लिया। फिर 1.56 ग्राम ऑफ सल्फर, हमारे पास बना क्या, 11.56 ग्राम ऑफ लीड सल्फाइड बना, पर क्योंकि यहाँ पे 18 था, यहाँ पे 10 था, तो कितना हमारे पास रिमेनिंग रह गया, 8 ग्राम ऑफ लीड जो है हमारे पास रिमेनिंग रह गया, तो उसको क्या कर दिया हमने साइड पे शो कर दिया। अब अगर हम देखें इसको पहले लोग की मदद से देखें कि प्रूव हो रहा है या नहीं, तो हम दोनों को प्लस करते हैं किस तरीके से, ये वाला हमारे पास 18 और ये क्या है हमारे पास 1.56, टोटल क्या हो रहा है 19.56 हो रहा है, वहां पर भी क्या आना चाहिए हमारे पास 19.56 ग्राम ही आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्या है 11.56, चलिए इधर देख लेते हैं 11.56, और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास 8, क्या हुआ हमारे पास 19.56 आया, यानी कि चाहे रिएक्शन से पहले हो या रिएक्शन के बाद जो हमारे पास अमाउंट है, यानी कि जो मास है वो सेम रहता है, बस शेप चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हुई, यहाँ 18 और 1.56 था, वहाँ क्या होगा 11.56 और 8 होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 9। इसमें हमने आज 3 सवाल पढ़े। फर्स्ट में जो है हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि उसके जो चारों लॉ थे उनके नाम पढ़े। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पहला लॉ देखा, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमने दूसरा लॉ देखा। तो अब जो है हम अगले लेक्चर में अपने आगे के 2 लॉ देखेंगे। तो इस वाले लॉ के लिए आपको क्या करना है, लास्ट में पेज नंबर 14 की पहले बुक से रीडिंग करनी है और फिर वाला लेक्चर देखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।